प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर, क्योंकि इस समय जहां हम अत्यधिक दौड़ धूप और अत्याधुनिक आधुनिक वातावरण में जहां हम जी रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम नीति मूल्य और अपने कर्तव्यों का संपूर्ण निर्वहन न करने के कारण से वहीं हम लोग अलगाव और बिखराव की स्थिति में आकर कहीं खड़े हो जाते हैं। और इसी पर आज का टॉपिक रहेगा, आखिर क्यों होते हैं तलाक। वैसे तलाक शब्द हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नहीं होता है, लेकिन उर्दू का शब्द यह तलाक अर्थात संबंध विच्छेद क्यों बिछो हो जाता है, क्यों संबंध टूट पड़ते हैं, क्यों इनमें दरारें आती हैं, इसी खास विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा आज थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखूं और ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में नियमित रूप से अध्यात्म और ज्योतिष की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ सकें। मैं समय समय पर आपको विभिन्न मुहूर्तों की बात हो या फिर अत्याधुनिक ज्योतिषों की बात हो या बहुत सारे ग्रह गोचर की स्थितियों पर मैं लगातार चर्चा करता रहता हूं। दर्शकों, फटाफट आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष के अंदर हम कौन से स्थान को जन्म कुंडली के अंदर हम ग्रस्त का मानते हैं। 7th हाउस को हम लोग यहां पर मैरिड लाइफ से जोड़ करके देखते हैं और कहीं ना कहीं भोग और उपभोग की चीजों से जोड़कर देखते हैं। जहां 7th स्थान यदि पुरुष की कुंडली हो तो हम उसकी पत्नी का विचार करते हैं, और यदि स्त्री की कुंडली हो तो हम उनके पति का विचार 7th हाउस से करते हैं। यानी 7th भाव का विचार हम दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष रूप से करते हैं। वहीं नवमांस कुंडली, जिस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके माध्यम से भी देख सकते हैं। आई बटन में भी कुछ वीडियोस हैं, आप उनके माध्यम से देख सकते हैं। नवमांस में भी खासकर आजकल नवमांस का बहुत सारे ज्योतिषी अनेक प्रकार से ज्ञान को जो है वहां पर प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि नवमांस का जो विशेष महत्व है या नवमांस किस चीज के लिए देखा जाता है। वहां पर सन इज फर्स्ट हाउस, क्या मतलब बना? कुछ भी नहीं। ये तो लग्न कुंडली का विषय है। ऐसे तमाम टॉपिक को आप लोग सर्च भी कर रहे हैं। चलो खैर, आज विषय वो नहीं है। हम लोग 7th हाउस की बात करेंगे। मैं नवमांस की बात कर रहा था। नवमांस की बात इसलिए भी कर रहा था क्योंकि नवमांस भी जो है हम वैवाहिक जीवन के लिए ही उस स्थितियों को देखते हैं। नवमांस कुंडली के अंदर एक और चीज है कि हम यदि जन्म कुंडली के अंदर ग्रह स्थितियां क्या बन रही हैं, उसके हिसाब से नवमांस में उन ग्रहों की क्या स्थिति है, वहां पर वर्गोत्तम हो रहे हैं, भाव वर्गोत्तम है या फिर राशि वर्गोत्तम है, हम इस चीज को भी विशेष रूप से वहां पर समझते हैं। कई बार होता है क्या कि जन्म कुंडली के अंदर हमारे कोई ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन अभी नवमांस में उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, या फिर जन्म कुंडली के अंदर ठीक नहीं है, नवमांस में उत्तम हो जाता है। तो इस स्थिति से हम मैनेज करके इसको यहाँ पर विचार हमें करना चाहिए। दर्शकों, जब जब भी 7th हाउस प्रभावित होता है, लग्न प्रभावित होता है, 5th हाउस प्रभावित होता है, या फिर 9th हाउस को कहीं ना कहीं अगर पापग्रस्त या पाप पीड़ित देखा जाता है, ऐसे में इन भावों से संबंधित समस्याएं यहां पर क्रिएट होती हैं। जैसे लग्न में यदि कोई पापक ग्रह बैठा हो तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को और उसकी शारीरिक क्षमताओं को या शरीर के बारे में फिजिकली जो हम लोग उसका यहां पर विवरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको हम देखेंगे तो हम लग्न को देखेंगे। यदि 1st हाउस में कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह से युक्त होकर के बैठे हुए, या उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं वहां पर है, ऐसे में इस भाव को प्रभावित करेंगे। वहीं 5th हाउस की हम बात कर लेते हैं, संतान के लिए, विद्या के लिए, खासकर हम इस भाव को देखते हैं। यदि यहां पर भी कुछ इस प्रकार के ग्रह हैं तो ये भी प्रभावित करेंगे। 9th हाउस और 7th हाउस की बात करेंगे। खासकर लग्न में यदि जैसे शनि बैठ गए, उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, अगर लग्न में शनि बैठ गए तो 7th दृष्टि कहां रहेगी? 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर होगी, यानी दाम्पत्य जीवन के भाव पर होगी। या फिर 7th हाउस में अगर स्थिति यह बन रही है कि वहां पर शनि बैठे में, साथ में यदि और भी कोई ग्रह की युति बन रही हो, अगर मान लो यहां पर उदाहरण के लिए बुध बैठ जाए, तो बुध क्योंकि नपुंसक ग्रह हम लोग उसको मानते हैं, और वैदिक ज्योतिष ये कहती है कि जहां पर बुध बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस भाव में बैठता है, वो उसी से संबंधित फल भी प्रदान करता है।
उदाहरण के तौर पर वो शनि के बाद साथ बैठे हुए हैं, तो वो शनि का ही यहां पर बल प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में जो है ये भाव और प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद दशा और महादशाओं का बड़ा रोल होता है। हम लोग भौतिकवाद की इस दौड़ में हम लोग दौड़ते जा रहे हैं और हम ये विचार नहीं करते हैं कि अगर कहीं जीवन के सफर में कहीं उतार चढ़ाव की स्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं, तो अगर हम एक स्टेप चढ़े हैं तो एक स्टेप उतरना भी होता है। जब ढोलक या तबला जो स्वर में बहुत सुंदर जो है ताल का साथ, ताल के माध्यम से साथ देते हैं, उनको तना जाता है, उनको कसा जाता है। कब? जब बहुत सुंदर अच्छे स्वर उनसे निकालने होते हैं। आपने देखा होगा ढोल वाले ढोल को कसते हैं, ढोलक जो होता है उसको भी कसा जाता है और तबले को भी टाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी ताल हमें लेनी है। लेकिन अगर उसको हमेशा चढ़ा हुआ छोड़ दें तो फट जाएगा। इसी तरह से हमेशा एक स्थिति नहीं रहती है। सुख और दुख कहीं ना कहीं गाड़ी के उस चक्के के भांति एक समान रहते हैं और कभी सुख का पलड़ा भारी होता है तो कभी दुख का पलड़ा भारी होता है। अक्सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन भी आते हैं जो कहीं ना कहीं ये पूछते हैं कि क्या हमें तलाक लेना चाहिए या नहीं। तो एक बात समझ में नहीं आती कि इस प्रश्नों को हम पूछते कैसे हैं। पता नहीं कौन सी मानसिकता होती है उस समय जिस समय ये पूछा जाता है। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे और मुझे लगता है किसी भी ज्योतिर्विद को शायद ये कहना भी नहीं चाहिए कि आपको अपने संबंध अलग कर लेने चाहिए। हाँ, एक स्थिति हो सकती है कि मान लो किसी के साथ में कोई प्रताड़ित हो रहा हो, उसकी बहुत प्रतिकूल अवस्थाएं हैं और वो इस निर्णय तक पहुंचना चाह रहा हो कि अब हमारे लिए रास्ता कौन सा सही रहेगा, तो विषय अलग है। वरना सब कुछ ठीक होते हुए थोड़ी सी बात विवाद, ये नोक झोंक पर, और हम ये तय कर लें कि हम अपने संबंधी अलग कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई समझदारी है। और मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि इस पर कोई दूसरा टीका टिप्पणी करे, अर्थात हमको भी नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से एक दूसरे के संबंध मजबूत कैसे हों, हमें इस पर ठोस विचार करना चाहिए और गृहस्थितियों को समझना चाहिए। अभी गोचर में बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए इस समय संबंधों को पुनर्जीवित करने का अवसर है। यदि आपके साथ में कोई नोक झोंक हुई है, दाम्पत्य जीवन में कोई कलह कलेश हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग अलग होने के लिए तैयारी कर रहे हैं या बिछोह की स्थिति पैदा हो रही है, तो आपको इसी पीरियड के अंदर आपके लिए जो है 2-3 महीने बेहद खास हो सकते हैं कि आप अपने संबंधों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसमें पुनः आत्मीयता बढ़ सकते हैं, उसमें संवेदनाएं पुनः बढ़ सकते हैं, उनको बलिष्ठ कर सकते हैं और फिर पुष्ट करके एक नई यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। और मैं आशा भी करूंगा कि इस पीरियड में आप लोग ऐसा करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति पैदा हो सकती है। छोटी छोटी बातों को जब हम लोग किसी छोटी छोटी ऐसी बातों को जो नकारात्मकता से भरी हुई है, अगर उन्हें ही हमें पुंज की भांति सजोने लगे तो निश्चित रूप से वहां पर बिछोह उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हम सकारात्मक पहलुओं को एक एक कण को चुनने लगे तो एक सकारात्मक पहलू का एक महल खड़ा हो जाता है, एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टि से आगे चलना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना चाहिए, सकारात्मक वातावरण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब गोचर गृहस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से ऐसे मोड़ आते हैं कि इस बीच में दरार पड़ जाती है। उस समय में विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा समय आया। इसीलिए मैं अध्यात्म और ज्योतिष के माध्यम से मैं लगातार ऐसे विभिन्न योगों पर चर्चा करता रहता हूं। आप लोग खुद घर बैठे इस बातों को समझे, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं और इन बातों को समझ सकते हैं। यदि आप नए दर्शक हैं जो अध्यात्म और ज्योतिष को लगातार देखते हैं, हमारे कार्यक्रम देखते रहते हैं, वो सब लगभग कुंडली के बहुत अच्छे फलादेश को स्वयं भी समझने लगे हैं। लेकिन कुछ नए दर्शक हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इन माध्यमों से जुड़ पाएंगे। आप प्लेलिस्ट में ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष के योग, उन पर आप लोग वीडियोस बनी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आपको ऐसे समय में सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह ले सकते हैं ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई अगर ऐसी बात है जिससे स्थिति प्रतिकूल बन रही है, उसको अनुकूल कैसे बनाया जाए, उसको सकारात्मक दिशा की ओर कैसे ले जाया जाए, उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं।
उपाय भी छोटे छोटे घर में रह करके दैनिक क्रियाओं में सम्मिलित करके और आप उस वातावरण को अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए इन बातों के बहुत मायने हो जाते हैं। जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो हमें छोटे छोटे, देखो बहते हुए को तिनके का सारा बहुत होता है, इसलिए हमेशा से सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं सप्तम हाउस से रिलेटेड यहां पर चर्चा कर रहा था। यदि शनि यहां पर बैठे हों, राहु यहां पर बैठ जाएं, और वैसे भी जितने भी तलाक के मामले आते हैं, ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष तीन चीजों को स्पष्ट करती ही है, लेकिन अपने 20-22 वर्षों के अध्ययन काल में जो हमने अपने ज्योतिष के कैरियर में हमने देखा, उसमें हमने यही देखा है कि मंगल, शनि, राहु, यही ग्रह खास करके बिछो उत्पन्न कर देते। इसलिए अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में इस प्रकार का बैठा है जो प्रतिकूल यहां पर जो है चल रहा है, या फिर जब उनकी दशाएं, अंतर दशाएं आती हैं, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बस उन्हीं छोटी अवस्थाओं में, उसी छोटे कालखंड में, क्योंकि दशाएं तो आती हैं जाती हैं, उस समय अगर हमने सावधानी बरती, सतर्कता हमने बरता, तो हम उससे बच पाएंगे, और वरना उसी आंधी में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा, उन लोगों से जो छोटे छोटे अपने कैरियर के कुछ ऐसे हिस्से में जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, निरंकुश होकर बढ़ना चाहते हैं, अपने ऊपर किसी का आधिपत्य न हो, इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर इसीलिए भी बर्बाद हो जाते हैं, वहां तबाही के बादल इसीलिए मंडराने लगते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। उनको लगता है हमारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं जिंदगी बहुत यहां पर महत्वपूर्ण आपको बता दूं, जब तक जीवन में किसी का अंकुश न हो, तो निरंकुश जीवन में व्यक्ति कभी भी अच्छी दिशा की ओर नहीं बढ़ सकता है। उसे किसी न किसी का जीवन में अंकुश चाहिए, उसको भय होना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसे अपने मां बाप का भय होता है, माता पिता क्या कहेंगे, कहीं उनकी डांट हमें ना पड़ी, उनका क्रोध हमें ना झेलना पड़े, तो उसके भय से वो सही दिशा पर चलता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, विवाह हो जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़के, उनको पति और पत्नी का आश्रय मिलता है। फिर एक दूसरों को दृष्टिगत भेद, इसका भय, ये भी यहां पर मानना चाहिए। इसमें ही नहीं कि केवल स्त्रियों के लिए ये नियम लागू होता है, ये सभी के लिए होता है, पुरुषों के लिए भी होता है। और वहां पर कहीं ना कहीं दृष्टियात्मक जो है भय का वातावरण यहां पर एक दूसरे से होना चाहिए, और इसी भय में भलाई भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, तो फिर मां बाप बच्चों से भय खाते हैं, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। फिर उनको लगता है कि नहीं, कहीं हमारे बच्चे हमारी इस आचरण को प्रतिकूल न समझें। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें जीवन काल में जब भी इस बात का ज्ञान रहेगा, भान रहेगा, जब भी हम इस बात को स्वीकार करके चलेंगे कि हमारे ऊपर कोई है, तो निश्चित रूप से हमारे कदम गलत दिशा में नहीं चलेंगे। ग्रहस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, कुछ बनी रहती हैं। जन्म कुंडली वह एक छायांकन है, वह एक पिक्चर है, वह एक फोटो है जो जन्म के समय खींची गई थी। उसका एक प्रभाव अलग है, लेकिन हमेशा उसी का प्रभाव रहेगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारी कुंडली कैसी है, तो भैया कुंडली तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन उसमें आने वाली दशाओं का, उसमें ग्रह गोचर की स्थितियों का प्रभाव विशेषकर पड़ता है, और उसी समय अनुकूलता और प्रतिकूलता देखी जाती है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, आत्मजनों, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जन्म कुंडली खराब नहीं होती है। हमें अपनी कर्म कुंडली को ध्यान में रखना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धर्मज्ञता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम इसी प्रभाव में आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को मान के चलें कि कभी भी जीवन में इस प्रकार के मोड़ नहीं आएंगे जिससे दुराव की स्थिति पैदा होगी, जिससे अलगाव की स्थिति पैदा होगी, जिससे बिखराव बन जाएगा, जिसमें टूटने की स्थिति जो है प्रकट हो जाएगी। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी ऐसी प्रतिकूल दशाएं आती हैं, उनका हमें छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए
कि जिससे हमें इसका प्रभाव न झेलना पड़े। विशेषकर मैं यहां पर राहु से, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से ऐसी विपरीत हवा को लेकर के आते हैं कि जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। राहु एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ ग्रह भी है जो आपके जीवन में अचानक से नए बदलाव ला सकता है, लेकिन वहीं बिखराव और अलगाव की स्थिति भी राहु ही पैदा कर देता है। जन्म कुंडली के अंदर राहु किस स्थिति में बैठा हुआ है, इस पर मैं कई बार वीडियोस के बीच बीच में भी चर्चा करता हूं। आज मैं उपाय आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा मैं इसमें कर रहा हूं। अगर राहु से आप लोग परेशान हैं, राहु से पीड़ित हैं, आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, बिना पैसे का, कोई खर्च नहीं होगा इसमें। आप कहीं भी नदी नाले खाले में कहीं भी जाते हैं, तालाब में जाते हैं, आप वहां पर मछलियां यदि देखते हैं तो मछलियों को आप आटा खिलाएं। दीनहीन की आप लोग सहायता करें, उनको खाने को दें, उन्हें वस्त्र दें। इसलिए उनको आप ऐसी चीजें देते हैं तो राहु का प्रकोप शांत होगा। विशेषकर काले चने आप उबाल करके अच्छे से फ्राई करके उसको अच्छा स्वादिष्ट बना करके, जिसे आप खुद खाते हैं छोले बना के, ऐसे आप गरीबों को खिलाएं। दीनहीनों को आप खिलाएं, खासकर जिनकी अंग प्रत्यंगों में दिक्कत हो चुकी होगी, कोढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, उनको खिलाएं। मंगल यदि प्रकोप है, मंगल यदि आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है और मंगल के कारण दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति बनी हुई है, तो आपको ऐसे में मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऋण मोचन का पाठ आपको कर्जे से भी मुक्ति दिलाता है, उसका पाठ आपको यहां पर करना चाहिए। षड अष्टोत्तर नाम आपको उसका जपना चाहिए। और घर में बहुत छोटे छोटे मंत्र, राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। मंगल को आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड आदि का पाठ आप नियमित रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय में आप जो है अपने जीवन में आने वाले भूचाल की स्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। और हां, अपने जीवन में आनंद और पुष्पित और पल्लवित जीवन को आप एक नया आकार दे सकते हैं, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं अपने पूरे स्ट्रक्चर को। इसलिए बंधुओं, मैं आज 7th हाउस को लेकर के खासकर चर्चा की। तलाक की स्थितियां कहां तक बनती हैं, क्यों बनती हैं, उस पर मैंने चर्चा की और उसके समाधान और उपायों पर मैंने चर्चा की। प्रिय दर्शकों, कोई आपका प्रश्न होता है, कोई संदेह होता है या कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ अध्यात्म और ज्योतिष पर ऐसी तमाम वीडियो के साथ में। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।